एंड वेलकम टू शिक्षा साइट। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी पूर्वावलोकन देख रहे हैं और ये भारतीय अर्थव्यवस्था इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और इस वीडियो में आपको जितने भी प्रश्न बीपीएससी ने पूछे हैं वो सभी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। उसके साथ ही हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन भी करते चलेंगे जिससे इससे बनने वाले सभी प्रश्न आपको एकदम क्लियर हो जाए। तो पहला आपका प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो यहाँ पे भारत की राष्ट्रीय आय का जो मुख्य स्रोत है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे कृषि। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1993-94 राष्ट्रीय आय में कृषि की लगभग 28.24% और उद्योग की लगभग 26.23% और खनन 3.26% के लगभग था। और उसके साथ ही विनिर्माण को 14.59% और सेवाओं को 44% की भागीदारी थी। ठीक है, अगला इसी में देख लेते हैं कि यहाँ पे जो दिया गया है इसमें जो सेवा कर के लिए है, सेवा क्षेत्र के लिए जो आपका निर्धारित है वो लगभग 53%। और ये भी कई बार पूछा जाता है कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो सेवा क्षेत्र का है। उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र लगभग 28.2 और कृषि लगभग 18.8% है। भारत की उन्नति संतोषजनक रही है, तो यह जो है यह कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में रही है। और प्रश्नकाल में दिए गए विकल्पों में किसी भी विकल्प से संबंध जो है उन्नति जो है वो संतोषजनक नहीं रही है। तो इसमें आपको एक विकल्प और भी दिया जाएगा। अगर आप इस समय बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें जो ई विकल्प दिया जाता है वो आप उस पर टिक कर सकते हैं। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या कौन सी है? तो राष्ट्रीय आय में जो एक समस्या है वो असंगठित क्षेत्र जो है, क्योंकि अल्प रोजगार और मुद्रास्फीति और बचत का निम्न स्तर, इन सभी के अलावा आप जो यहाँ पे डी आपका ऑप्शन हो जाता है वो आपका सही हो जाता है, असंगठित क्षेत्र। अगले प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पे, तो भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ये कई बार पूछा जा चुका है, बीपीएससी प्री 2005, 1995 और 2001। उसके साथ ही साथ ये कई बार बीपीएससी ने अपने अलग अलग जो भी बिहार स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें भी कई बार पूछा जा चुका है। अगला यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया गया है, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा पूर्व में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ द्वारा करता था। तो इस समय एनएसओ द्वारा, और एनएसओ प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी नाम से राष्ट्रीय आय के आंकड़ों जो है वो प्रकाशित करता है। अगले प्रश्न है, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तो जो आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक होता है वो भुगतान शेष की स्थिति में सुधार के स्थिति में वो प्रदान किया जा सकता है। किसी देश की आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास की सर्वाधिक उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति उत्पाद और प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होती है, क्योंकि यह राष्ट्रीय आय की प्रति व्यक्ति उपलब्धता को दर्शाती है। ठीक है, अगला है यहाँ पे, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? जिसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प हो जाएगा, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ, और उसके साथ ही भारतीय सांख्यिकी संस्थान आईएसआई, और उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका, यहाँ पे भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ में, और पहले इसको सीएसओ के आर्थिक सांख्यिकी प्रभार द्वारा किया जाता है और इसे वही जारी करता है। यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक आपका सही हो जाता है। बिहार की प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह कितना था? तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय औसत का लगभग 33% यह था राज्य घरेलू उत्पाद। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो भारत का एक अल्प विकसित देश कहा जाता है, उसकी नियोजन की आवश्यकता के कारण है, और तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि का कारण है, कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण है, या औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि नियोजन की आवश्यकता के कारण नहीं, तीव्र गति से यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि मेन कारण हो जाएगा, कृषि की पर अधिक निर्भरता है, और उसके साथ ही औद्योगिक की जो उन्नति है वो धीमी गति की है। तो इस वजह से यहाँ पे डी विकल्प आपका हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे, भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा है अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण और अनियमित औद्योगिकीकरण के कारण, पाश्चात्य सामाजिक अभिवृत्ति के कारण। तो यहाँ पे आपका डी विकल्प सही हो जाता है।
हिंदू वृद्धि दर किसे कहते हैं? तो मुद्रा को कहेंगे, जनसंख्या को कहेंगे, जीडीपी को कहेंगे या जीएनपी को कहेंगे। तो जीडीपी जो है उसे हिंदू वृद्धि दर कहते हैं। यहाँ पे बी विकल्प आपका हो जाएगा। और यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, प्रोफेसर राजकृष्ण ने वर्ष 1981 में अमेरिकन एसोसिएशन में बोलते हुए हिंदू वृद्धि दर को सर्वप्रथम प्रयोग किया था। उनके अनुसार हिंदू परंपरा जो विकास के अनुकूल नहीं है अथवा जिसमें विकास को प्रश्रय नहीं दिया जा रहा है के कारण ही अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर जो है वो 3.5% के आसपास बनी हुई है। तो प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा प्रयुक्त हिंदू वृद्धि दर जीडीपी से संबंधित है, जीडीपी से रिलेट करती है। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है? तो यहाँ पे लगभग 1 हेक्टेयर से कम जो है भारत में सीमांत कृषि भूमि योग जोत का आकार है। अगला है, यहाँ पे इसको एक्सप्लेन भी किया गया है। सीमांत कृषि जोत भूमि जो होता है वो 1 हेक्टेयर, छोटी जोत है 1 से 2 हेक्टेयर, अर्ध मध्यम जोत है 2 से 4 हेक्टेयर, मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर और बड़ी जोत जो है वो 10 हेक्टेयर से अधिक है। ठीक है। अगला है, बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में कितना है? तो न्यूनतम से द्वितीय यहाँ पे बी विकल्प आपका हो जाएगा। बिहार में कुल जोतों की संख्या लगभग 16.41 मिलियन है, जिसमें सीमांत मार्जिनल और जोत 1 हेक्टेयर से कम 0.25% है। ठीक है। अगला है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो न्यूनतम जो समर्थन मूल्य का निर्धारण है वो यहाँ पे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न की अगला यहाँ पे देख लेते हैं, भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब लागू हुआ है? तो ये 2005 में अर्थ शोधन नियम जो इसका अधिनियम है वो लागू हुआ है 2005 में। डी विकल्प आपका सही हो जाता है। उसके साथ ही शब्द संक्षेप TRIMS से क्या बनता है आपको बताना है। तो व्यापार संबंधित आय उपाय, व्यापार संबंधित प्रोत्साहन उपाय, व्यापार संबंधित निवेश उपाय और व्यापार संबंधित अभिनव उपाय, इसमें आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन के द्वारा बताएंगे कि यहाँ पे TRIMS ट्रेड रिलेट इन्वेस्टमेंट मीजर व्यापार संबंधित निवेश उपाय या विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है। अगला है, भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2005 से बदलकर किस वर्ष को बनाया है? तो 2011-12 को बनाया था और इस समय भी यही है आपका आधार वर्ष। अगला, भारत के किस राज्य में वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो यहाँ पे बिहार में जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे कम बिहार में ही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो बिहार के नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग कितना है? और ये अभी बिहार के BPSC TRE 2 वाला जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा जा चुका है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे, जो प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग है वो न्यूनतम है, तो यहाँ पे ए विकल्प आपका हो जाता है। और उसके साथ ही आपको यहाँ बता दिया जाए कि लगभग कितना है। तो बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग जो है वो 350 किलोवाट प्रति घंटा है। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें और चावल उत्पादक के रूप में सही क्रम में इसको आपको लगाना है, कौन सा विकल्प यहाँ पे हो जाएगा। तो इसके लिए जितने भी विकल्प दिए गए हैं, आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर हो जाएगा, पंजाब दूसरे पर, उसके साथ ही उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल यहाँ पे। तो इसमें डी विकल्प आपका हो जाता है। अगले प्रश्न पे बात करें, भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? तो यहाँ पे जब प्रश्नकाल के दौरान, ठीक है, यहाँ पे जब ये प्रश्न पूछा गया था उस समय जो है कपास के 3 बड़े उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना, ठीक है, उसके साथ ही साथ पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, इन दोनों राज्यों में। और जब ये प्रश्न पूछा गया था उस समय वहाँ पे आंध्र प्रदेश कपास का औसतन उत्पादन में सर्वाधिक है, इस समय पश्चिम बंगाल में। और उसके साथ ही सबसे ज़्यादा जो अगर दिया गया है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में कपास का उत्पादन जो है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वो काली मिट्टी ड्रैगन वहाँ पे जो सोल होती है वो पाई जाती है डेक्कन ट्रैप की वजह से। और निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? हरी सब्जियों की अत्यधिक खेती, गहन कृषि जिला कार्यक्रम, उच्च उपज किस्म कार्यक्रम, और उसके साथ ही आपका यहाँ पे अगला है बीज उर्वरक जल तकनीकी। तो यहाँ पे आपका जो सी विकल्प है कि उच्च किस्म जो कार्यक्रम है वो आपका यहाँ पे सही हो जाता है। और उसके साथ ही बिहार की प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई कितनी है? तो न्यूनतम है, यहाँ पे ए विकल्प आपका हो जाएगा। अगला है,
निम्नलिखित में से कौन सा उपागम जो अमर्त्य सेन से संबंधित है? अमर्त्य सेन से सक्षमता उपागम जो है वो आपका बी विकल्प सही हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, और एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। तो आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। अगला है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेत्र का अंश है, आपको बताना है। तो यहाँ पे 15% जो है वो सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित जो अंश है वो आपका 15% है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो तिलहन जो है वो आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है, आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है। उसके साथ ही यहाँ पे देख लेते हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM प्रारंभ वर्ष इसका जो है वो 2007-8 है, और एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 2011-12 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक गेहूं, चावल और दलहन का क्रमशः इतने टन के लगभग अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया था। तो इसमें जो है जो वर्तमान में स्थिति है वो आच्छादित जो फसलें हैं, चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज व अन्य वाणिज्यिक फसलें यहाँ पे और आगे भी दिया गया है। और उसके साथ ही अगला आपका प्रश्न है, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं? आपको बताना है कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो खाद्यान्नों का निर्यात जो है वो खाद्य प्रबंधन का एक उद्देश्य नहीं है। अगला है, यहाँ पे किस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर नकारात्मक हो गई थी? तो 2002 से 2003 के बीच में जो वार्षिक आपका यहाँ पे कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में वार्षिक औसत वृद्धि दर थी वो नकारात्मक थी, माइनस में चल रहे थे हम लोग। अगला है, भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि शाख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या शाख लक्ष्य जो है वो रखा गया है? तो यहाँ पे 15 लाख करोड़ रुपए जो है वो शाख लक्ष्य रखा गया है 2020-21 के लिए। अगला है, यहाँ पे निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बीमा वर्षा बीमा भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड AICIL द्वारा किया जाता है। आपको वर्षा बीमा जो होता है भारतीय कृषि कंपनी जो जिसके द्वारा किया जाता है, और यह योजना वर्ष 2007 के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि में शुरू की गई थी। आपको भी बताना है इन दोनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे केवल एक सही हो जाता है, क्योंकि इसके द्वारा किया जाता है वर्षा बीमा जो है वो भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है, यही आपका सही हो जाएगा, बल्कि जो 2007 में ये शुरू नहीं किया गया था। अगला हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये 2004 में शुरू की गई योजना है, 15 जुलाई 2004 को। अगले प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पे, माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक निर्माणी क्षेत्र के मध्यम उद्योगों हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है? तो ये आपका यहाँ पे 5 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए से कम। अगले प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पे, तो अगला आपका प्रश्न हो जाता है कि हाल के केंद्रीय बजट में FM ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर डैश कर दिया है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 74% बढ़ाकर कर दिया है। केंद्र सरकार के भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय लघु रत्न श्रेणी फर्स्ट उद्योग को अधिकतम कितनी राशि तक वित्तीय स्वायत्तता दी गई है? तो यहाँ पे आपका लगभग 500 करोड़ रुपए के लगभग वित्तीय स्वायत्तता दी गई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला है, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकार किसको है? तो वित्त मंत्रालय को सरकारी जो व्यय है उसको नियंत्रित करने का अधिकार है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, यहाँ पे केंद्रीय सरकार ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार की इसमें विचार करना है। तो इसमें आपको बताना है सकल कर राजस्व के मामले में इसकी जो घटते क्रम में है उसमें कौन सा है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन कौन सा है। तो यहाँ पे निगर कर, ठीक है, फिर निगम कर के अलावा अन्य कर, और उसके साथ ही फिर उसके बाद संघ उत्पादन शुल्क और कस्टम शुल्क। सबसे जो कम होता है वो कस्टम जो होता है वो आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पे, तो अगला प्रश्न है, भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो यहाँ पे प्रत्यक्ष कर जो लिया जाता है वही आपका भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है।
अगला है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा सकल साधन कौन सा है जिसमें भारत में राजस्व कर से सरकार की आय होती है। तो उत्पाद जो शुल्क होता है उसके द्वारा ही भारत में राजस्व कर के से सरकार की आय होती है। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत, तो यहाँ पे प्रत्यक्ष कर, यहाँ पे ए विकल्प आपका हो जाएगा। ब्याज भुगतान एक आइटम है, तो राजस्व व्यय का एक आइटम है, यहाँ पे ए विकल्प आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो राजकोषीय घाटा क्या है। तो राजकोषीय घाटा कुल व्यय, कुल प्राप्तियां, और यहाँ पे आपका डी विकल्प हो जाएगा, बजटीय घाटे का योग और सरकार का ब्याज, ऋण तथा दायित्व। ठीक है। और अगला है भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य, और राजस्व घाटे से अगर आप एग्जाम दे रहे हैं और उसमें इकोनॉमिक्स के प्रश्न आने वाले हैं तो उसमें पंचवर्षीय योजना या राजस्व घाटे से रिलेट करके प्रश्न पूछ ही लेता है। भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण करते हैं। भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। इसमें आपका यही विकल्प सही हो जाता है, बी विकल्प आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करें यहाँ पे, तो केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना परसेंट जो है वो आकलन किया गया था। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा लगभग 6.8% का आकलन किया गया था, डी विकल्प सही हो जाता है। अगला है प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया था। तो ये 2011-12 में केंद्रीय बजट में पेश किया गया था। अगला आपका प्रश्न है यहाँ पे, संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है। तो ये है उत्पाद कर से, डी विकल्प है। अगले प्रश्न है भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। सेवा कर जो है वो 1994 से 95 में प्रारंभ किया गया था और इसे चलैया समिति की संस्तुति पर लागू किया गया था। और चलैया समिति जो है वो कब आई थी, तो 1994-95 में आई थी। ठीक है। अगला है स्तंभ का के साथ स्तंभ खा को मिलाइए, इसमें आपको बताना है। तो राष्ट्रीय कृषि नीति कब आई है, उसके साथ ही समुद्रीय मत्स्य नीति, नवीन विदेशी व्यापार नीति और 7वां वित्त आयोग आपको बताना है इसमें से कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे सभी को आपको बता दिया जाता है कि राष्ट्रीय कृषि नीति जो है वो 2000 में, और समुद्री मत्स्य नीति 2004 में, और नवीन विदेश व्यापार नीति 2014 और 7वां वित्त आयोग 1978 में। और इसमें आपको मिलाना है ओपन जनरल लाइसेंस और ट्राइसेम, थोक मूल्य सूचकांक और नकदी रिजर्व अनुपात। तो इसमें आपका हो जाएगा ओपन जनरल लाइसेंस की बात करते हैं तो ओपन जनरल लाइसेंस जो है वो विदेशी व्यापार, और ट्राइसेम रोजगार है, थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति, और उसके साथ ही नकदी रिजर्व अनुपात ऋण नियंत्रण। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मुद्रास्फीति क्या होता है। भारत में बजट घाटे को पूरा करने के तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। तो कब से समाप्त किया गया है, तो 31 मार्च 1997 को तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया भारत के बजट घाटे को पूरा करने के लिए। अगला है यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत में मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था। महालनोबिस क्योंकि ये जो आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना है इसी मॉडल पर उसका उद्देश्य था। तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पे भारी उद्योगों की स्थापना करना, ये पूंजी सघन थे। ठीक है, यहाँ पे बी विकल्प आपका हो जाएगा महालनोबिस का। अगला है संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांग संसद में पेश की जाती है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 113 के अनुसार जो है भारत की संचित निधि पर जो भारित व्यय के अतिरिक्त होने वाले व्यय की मांग को लोकसभा के रूप में, जैसे जितना भी व्यय है उसके अतिरिक्त कहीं अन्य जो मद होते हैं उसमें उसके लिए पहले लोकसभा में आपको स्वीकृति लेनी होती है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ पे ई विकल्प आपका हो जाता है। अगला है भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई है। योजना आयोग की स्थापना जो है 1950 में की गई है। और यहाँ पे आपको इसके बारे में बता दिया जाए कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव 15 मार्च 1950 को गठित योजना के आयोग एक संविधानेतर परामर्शदात्री निकाय थी। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते थे। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर उसी तारीख 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन किया गया। इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और इन्होंने अपने पूर्ववर्ती राजीव कुमार का स्थान लिया है। नीति का अर्थ है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है।
इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? नीति आयोग के सचिव और योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव, नीति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कि भारत सरकार 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को प्रतिस्थापित किया गया। तत्कालीन समय में योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद एक दूसरे से संबंधित थे, क्योंकि योजना आयोग की रिपोर्ट का अनुमोदन एवं क्रियान्वयन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता था, जबकि वर्तमान में नीति आयोग के पास स्वयं अपनी गवर्निंग काउंसिल है। अतः राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग के मध्य संबंधों का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्याख्या करना संभव नहीं है। ठीक है। भारत सरकार ने नीति आयोग, जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है, में नीति का पूरा स्वरूप क्या है आपको बताना है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे नेशनल इंटरनल ट्रेड इंफॉर्मेशन नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, आपका यहाँ पे बी विकल्प सही हो जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला है भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो ये पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला है नीति आयोग के अस्तित्व में कब आया? जो आयोग है वो 1 जनवरी 2015 को आया है, और 1 जनवरी 1950 को जो है योजना आयोग, उसी दिन पे नीति आयोग को भी शुरुआत किया गया है। अगला है समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो समुदाय विकास कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो आपका हो जाएगा कि जो यहाँ पे अक्टूबर 1992 को शुरू किया गया था, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है वो प्रायोगिक स्तर पर 2 अक्टूबर 1992 को शुरू किया गया था। देश में कृषि कार्यक्रम और संचार की प्रणाली में सुधार के साथ साथ ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और ग्रामीण शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि के उद्देश्य से सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू किया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना में इसे 248 ब्लॉकों में लागू किया गया था, जिसे 1964 तक चरणबद्ध रूप में पूरे देश में लागू कर दिया गया। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है एकीकृत ग्रामीण विकास की योजना का कार्यक्रम शुरू किया गया था। छठी योजना का कार्यकाल वर्ष 1980 से 1985 तक रहा है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1980 को प्रारंभ किया गया। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को छठी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। ठीक है। अगला है अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये राजस्थान में शुरू किया गया था, और अंत्योदय कार्यक्रम जो 1977 में राजस्थान राज्य में प्रारंभ किया गया था। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू कब की गई थी? तो रोलिंग प्लान जो है वो जनता सरकार के द्वारा लागू की गई थी। यहाँ पे आपका सी विकल्प सही हो जाता है। और गुन्नार मिलर्ड ने अपनी पुस्तक इंडियन इकोनॉमिक इन इट्स बॉर्डर्ड सेटिंग में रोलिंग प्लान को विकासशील देशों के लिए अनुशंसित किया था। ठीक है। अगला है चल योजना के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। तो वो चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है, एक योजना जो 3, 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है या अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित होती है, 10, 15 अथवा 20 वर्षों के लिए, यह एक सापेक्ष योजना है। तो इसके लिए आपका सभी हो जाएगा। इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है, तो चारों इसमें आपका सही हो जाता है। भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो 1966 से 69 जो होता है, 1966 से 69 यहाँ पे योजना अवकाश की अवधि थी। और यहाँ पे देख लेते हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति 31 मार्च 1966 को हुई, और चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से प्रारंभ हुई है। इस अवधि के अर्थात 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक 3 वर्ष में कोई भी पंचवर्षीय योजना अस्तित्व में नहीं रही, इसे ही हम लोग योजना अवकाश कहते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का मतलब उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे समाविष्ट आर्थिक वृद्धि जो है वो 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। स्तंभ का से खा को मिलाइए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपको बता देते हैं कि इसका जो हो जाएगा यहाँ पे आपका कि 1955 की बात करें तो 1955 कि यहाँ पे हो जाएगा भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, यहाँ पे आपका इसकी स्थापना का है। और उसके 1964 में क्या हुआ है? तो 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, और 1982 में भारतीय निर्यात
आयात बैंक और उसके साथ ही ये आपका हो जाएगा 1987 में औद्योगिक वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड। अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक विश्व के व्यापारिक 100 बैंकों में शामिल है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? तो इसमें आपको बताना है कितना लक्ष्य रखा गया था, तो वो 4% के लगभग 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सहायक क्षेत्र और कृषि के लिए रखा गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों पर विचार कीजिए। आपको बताना इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा वो शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे कि CRR और SLR को कम करना ही सही है, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों में प्रवेश और उसके साथ ही ब्याज दर का अविनियमन। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो इनमें से कौन सा 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? अशोक कुमार लहड़ी, रमेश चंद्र, अजय नारायण झा और सुदीप्तो मुंडले। तो इस यहाँ पे आपको बता देते हैं कि 27 नवंबर 2017 को NK सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था, जिसमें 4 सदस्य थे, अजय नारायण झा, अशोक लाहिड़ी और डॉक्टर अनूप सिंह तथा प्रोफेसर रमेश चंद्र। तो यहाँ पे सुदीप्तो मुंडले नहीं होंगे और उसके साथ ही शक्तिकांत दास भी इस आयोग के सदस्य थे, लेकिन बाद में शक्तिकांत दास की जगह अजय नारायण झा को सदस्य बनाया गया था। अगला है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन कहाँ पे प्रभावी होगा? तो इसका जो साख सृजन होगा वो आपका वृद्धि में इसका प्रभाव पड़ेगा। ए विकल्प आपका सही हो जाता है। उसके साथ ही अगले प्रश्न की बात करते हैं, यहाँ पे ए विकल्प आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई है? LIC की स्थापना कब हुई है? तो LIC की जो स्थापना हुई है वो 1956 ईस्वी में हुई है। 1956 को भारतीय संसद द्वारा पारित भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को किया गया है। अगले प्रश्न की, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? तो ये गर्म मुद्रा कहलाती है। ये आपको ध्यान देना है कि त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति जिसमें होगी वो गर्म मुद्रा होगी। RN मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है? तो RN मल्होत्रा समिति जो है वो बीमा क्षेत्र से संबंधित है और मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट 7 जनवरी 1994 की जो प्रमुख सिफारिश थी IRDA अधिनियम 1999 में पारित किया गया। ठीक है, बीमा क्षेत्र के लिए एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण की स्थापना की सिफारिश की गई थी। तो यहाँ पे आपका सी विकल्प सही हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सरकारी या श्रीरंगराजन समिति ये किससे मिल रहे हैं? तो यहाँ पे आपको बता देते हैं, जो सरकारी आयोग है, सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। श्रीरंगराजन गरीबी माप की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने हेतु। पारेख समिति इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग और नरसिंघम समिति जो है वो बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से संबंधित है और कई बार नरसिंघम समिति के बारे में पूछा है। उसके साथ ही सरकारी समिति तो कई बार पूछा जा चुका है। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार पर लेता है। और सेकेंड है आपका रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक उधार पर लेता है। यहाँ पे सी विकल्प हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों आपका यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो रेपो दर होती है, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया जाए कि RBI एक्ट के अनुसार बैंक दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के बिलों की पुनर्कटौती करता है। व्यवहारिक अर्थों में वाणिज्यिक बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से जिस ब्याज पर दीर्घकालीन ऋण प्राप्त किया जाता है उसे बैंक दर कहा जाता है। और यहाँ पे बैंक दर जो RBI की मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण भाग है और दूसरी ओर वहीं रेपो रेट RBI व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। ठीक है, तो RBI जो मौद्रिक नीति है वो सबसे पहले अगर रेपो रेट की बात करेगा तो अल्पकालीन होगा और उसी जगह पे व्यवहारिक अर्थों में जो ये आपका होता है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है तो उसे बैंक दर कहेंगे। रेपो रेट और बैंक दर दोनों आपका अलग चीज़ें हैं। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो इसमें आपको बताना है कौन सा, वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पे, तो अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में आपको इसमें योजनाओं के बारे में विचार करना है। यहाँ पे है EAS, ट्राइसेम, JRY और LIRLE
RLEGP, तो इसमें आपको बताना है, इस पे विचार करना है, इसका कालानुक्रम कौन कौन सा है। तो यहाँ पे आप सभी को इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सबसे पहले दूसरा, फिर चौथा और तीसरा और पहला। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? तो पीएम कुसुम योजना का जो उद्देश्य है, किसानों की GDP, किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना और पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न निम्नलिखित में से भारत निर्माण का कौन अंश नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा कृषि आधारित उद्योग जो है वो भारत निर्माण का अंश नहीं है, ए विकल्प सही हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर से क्षेत्र संबंधित है? तो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपका सी विकल्प हो जाता है। अगला है, योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा नीचे BPL का निर्धारण कितने प्रतिशत प्राकलित किया है? तो यहाँ पे 55% जो है वो प्राकलित किया है। अगला है, ये लकड़वाला फार्मूला पर, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि किस लिए इसका लकड़वाला समिति का गठन किस लिए किया गया था और किससे संबंधित है ये भी। अगला है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। सबसे पहले बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, चारों राज्य निर्धन राज्य हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय योजना आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी गरीबी रेखा के लिए सही है? तो नगरीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति जो है वो 42 रुपये, और यहाँ पे आपका हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 26 रुपये, आपका ये सही विकल्प हो जाता है, और नगरीय क्षेत्र में प्रतिदिन जो है वो 32 रुपये। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट अगला प्रश्न है, भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? तो कपड़ा के निर्यात से जो है सबसे अधिक विदेशी मुद्रा इससे कमाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न है आपका, भारत में से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी है? तो कपड़ा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण वस्त्र है, सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। नंदीग्राम क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत किस समूह की अनुमति दी गई थी? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सलीम समूह की अनुमति दी गई थी। अगला है, पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम सेज में के नीति के अंतर्गत सलीम समूह को विशेष तौर पर जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए अनुमति दी गई थी। अगला है, निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1972 से 73 और 1976 से 77। अगला है, नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई है? तो ये आपका 1999, आपका डी विकल्प सही हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पे, तो अगला आपका प्रश्न है, रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है? तो आपका यहाँ पे बताना है कौन सा विकल्प हो जाएगा। रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं और अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपए में मुक्त रूप से परिवर्तित करने की जो अनुमति है, वही वो रुपए की परिवर्तनीयता से तात्पर्य है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न है, भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? 10%, 12%, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 20% या 22%, तो 10% हो जाएगा प्रश्नकाल के दौरान आपका। और यहीं पे अगर बात किया जाए 2022 की स्थिति के अनुसार भारत में स्थापित विद्युत क्षमता इतने मेगावाट थी और लगभग 11% हो गई है, ठीक है। अगला, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है किसको किसको? तो आपका हो जाएगा ये हल्दिया से इलाहाबाद से जोड़ता है राष्ट्रीय जलमार्ग 1। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे, भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? तो यहाँ पे आपका सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है, आपका डी विकल्प सही हो जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो चेन्नई, वाइजाग, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई और अमृतसर, कोलकाता। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट हो जाएगा ये दिल्ली से मुंबई औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। और यह जो समझौता हुआ है वो भारत सरकार के साथ और जापान सरकार के बीच 2006 में हुआ है। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा उर्जित पटेल, और प्रश्नकाल के दौरान ये 2017 का प्रश्न है, ठीक है। और जो जिनका रघुराम राजन है, इनका इस समय शक्तिकांत दास है। विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी है? तो ये 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, और इस समय जो प्रश्नकाल के दौरान 2008 का प्रश्न है, और इस समय भारत 5 अर्थव्यवस्थाएं में एक है। और अगला है, G15 है। G15 क्या है? तो विश्व के विकासशील देशों का संगठन है, आपका डी विकल्प है। अगला प्रश्न है,
यहाँ पे कि किन देशों में कौन सा एक देश G8 के समूह का सदस्य नहीं है। G8 कौन सा है? तो औद्योगिक रूप से विकसित जो गैर विकसित समाजवादी देशों का एक संगठन है, जितने भी विकसित और गैर विकसित देश हैं। तो इसमें आपका स्पेन जो है वो G8 का सदस्य नहीं है। और इसके आसियान इसके लिए है, आसियान किसके लिए? तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, सी विकल्प आपका हो जाएगा। और आसियान भारतीय विकास फोरम IDF सबसे पहले जाना जाता था, तो ये भारत सहायता क्लब, ए विकल्प है। ठीक है, अगला है प्रश्न, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो कृषि है, बी विकल्प आपका हो जाता है। अगला है आपका, फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार 2007 में विश्व का सबसे धनी व्यक्ति कौन है? तो यहाँ पे आपका वॉरेन बफेट हो जाएगा। और इस समय आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस समय जो टेस्ला के एलन मस्क हैं। वर्ष 2006 से 7 में बिहार का विकासात्मक व्यय किसके कुल का व्यय का था? तो यहाँ पे 60% हो जाएगा, ए विकल्प आपका सही हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो भारत की जो कुल जनसंख्या है वो 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या जो है 121 करोड़ के लगभग है। और जनगणना 2001 के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना था आपको बताना है। तो 324 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और 2008 आप ये ध्यान देंगे। और वर्तमान समय में यहाँ पे दिया गया है। और वर्तमान में जो 2011 के अनुसार जो संशोधित होकर 324 से 325 हो गया है। अगला है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। और उसके साथ ही 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का डैश सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। तो यहाँ पे तीसरा ये 2008 का है, लेकिन इस समय जो है वो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, पहले पे उत्तर प्रदेश है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत बिहार में निवास करती है? तो लगभग 8% के लगभग बिहार में निवास करती है। और प्रश्नकाल 2008 का प्रश्न है। इस समय लगभग 2011 के अनुसार 8.60% जो है वो लगभग बिहार में निवास करती है। अगला है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो बिहार राज्य की जो कुल जनसंख्या है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 8 करोड़ के लगभग है। और अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है। और यहाँ पे दूसरे नंबर पे आपका हो जाएगा यहाँ पे बिहार राज्य। शिशु मृत्यु दर क्या है? शिशु मृत्यु दर जो है होती है वो हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। यहाँ पे बी विकल्प सही हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत में 1991 से 2001 में साक्षरता दर की वृद्धि कितनी थी? तो लगभग 12.6% थी। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर थी। तो महिला साक्षरता दर जो थी वो 60, 63, 65 और 68%। तो इसमें आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। तो इस समय जो बिहार के बात करें तो बिहार में महिला साक्षरता दर जो है वो 65.46% है। 2011 की जनगणना में फोटो, उंगली के निशान और आंखी पुतली प्रतिचित्रण के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या थी? तो न्यूनतम आयु जो थी वो आपका यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि न्यूनतम आयु जो आपको दिया गया था वो 5 वर्ष दिया गया था। और इस समय तो आधार कार्ड के लिए आपका जन्म से ही आधार कार्ड बनना निश्चित किया गया है। भारत में किस क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 65%। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्रोतों में किसे भारतवर्ष में सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तो तापीय विद्युत जो है वो सबसे अधिक प्राप्त करता है। अगले प्रश्न है, 1991 नई आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या था? तो यहाँ पे आपका इनमें से सभी, क्योंकि जो आपका LPG मॉडल था, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। तेल और प्राकृतिक गैस उद्योग ONGC का कब स्थापित हुआ है? ONGC की स्थापना जो हुई है 1956 में हुई है। और इम्पॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तो यहाँ पे सबसे अधिक योगदान जो करता है वो तृतीय क्षेत्र करता है, सी विकल्प आपका हो जाएगा। उसके साथ ही आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत जो है, राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत सेवा क्षेत्र है। लगभग ये
आपका यहाँ पे बताना है कि कितने परसेंट जो है जो राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत जो है सेवा क्षेत्र कितने परसेंट है। अगला है सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या है। तो सापेक्ष निर्धनता का जो है वो आर्थिक असमानताएं जो है वो सापेक्ष निर्धनता से रिलेट करती हैं। अगला, इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था। तो यहाँ पे मो यूनुस जो है बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला है पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ है। तो महत्वपूर्ण विकास तृतीय क्षेत्र का हुआ है, सेवा क्षेत्र का। किस देश के प्रति व्यक्ति आय की किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है। तो राष्ट्रीय आय से, राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से, और यहाँ पे आपका सी विकल्प हो जाता है, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे पीवी नरसिम्हा राव, जिन्हीं के शासनकाल में जो है वो एलपीजी लागू किया गया था। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो वैश्वीकरण में जो सम्मिलित नहीं, वो सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश जो है वो सम्मिलित नहीं है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश जो है वो बढ़ता जाता है। अर्थव्यवस्था विकसित होगी, तृतीय क्षेत्र विकसित होता जाएगा। अगला है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए किसी एक घटक के रूप में नहीं लिया गया है। तो यहाँ पे शिशु मृत्यु दर को नहीं लिया गया है यूएनडीपी के अंतर्गत एक अवयव के रूप में। अगला है कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है। तो यहाँ पे आपका सी विकल्प हो जाएगा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य।